प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी को प्रकृति के सुरम्य क्रीड़ा स्थली कुरुमांचल प्रदेश के अंतर्गत अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। ये अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान थे। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। इसके पश्चात ये अल्मोड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात काशी के जय नारायण हाई स्कूल से इन्होंने स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1916 ईस्वी में आपने प्रयागराज के मयूर सेंट्रल कॉलेज से FA की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद ये स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने लगे। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक सेवा की और भी इनकी रुचि रही। संगीत से इन्हें पर्याप्त प्रेम था। सन 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी तक बने रहे। इन्हें काला और बूढ़ा चाँद नामक काव्य ग्रंथ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। पंत जी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। आइए देखते हैं अब सुमित्रानंदन पंत की साहित्यिक सेवाएं। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि, मानवता के प्रति आस्थावान, एक ऐसे सहज कुशल शिल्पी थे। इन्होंने सौंदर्य को व्यापक अर्थ में ग्रहण किया, इसीलिए इन्हें सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं पंत जी की प्रमुख रचनाएं। पंत जी ने अनेक काव्य ग्रंथ लिखे। कविताओं के अतिरिक्त इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं, किंतु कवि के रूप में ये अधिक प्रसिद्ध हुए। पंत जी के कवि रूप के विकास की 3 चरण हैं, 3 सोपान हैं। पंत जी की अगर कविता की विकास यात्रा देखें तो 3 चरण में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है छायावाद और मानवतावाद, दूसरा है प्रगतिवाद या मार्क्सवाद, तीसरा है नवचेतनावाद। पहला देखते हैं पंत जी के विकास के प्रथम सोपान, जिसे छायावादी प्रवृत्तियां प्रमुख थीं कि उनकी रचनाएं क्या की थीं। पहली जो छायावाद से प्रेरित जो उनकी रचनाएं थीं, तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन। वीणा में प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति कवि का अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। ग्रंथि से वह प्रेम की भूमिका में प्रवेश करता है और नारी सौंदर्य की माने आकृष्ट करने लगते हैं। पल्लव जो है छायावादी पंत का चरम बिंदु है, जिसे पल्लव काव्य ग्रंथ को ही छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। अब तक कवि अपने ही सुख दुख में केंद्रित था, किंतु गुंजन से वह अपने में ही केंद्रित न रहकर विस्तृत मानव जीवन, मानवतावाद की ओर वे उन्मुख हुए। ये जो प्रमुख आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वीणा, ग्रंथि, पल्लव और गुंजन, इन काव्य ग्रंथों के बारे में बताया गया है कि इसमें पंत जी ने किस किस तरह से काव्य रचना की। अब द्वितीय सोपान के अंतर्गत जो 3 रचनाएं आती हैं वो है युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। ध्यान दीजिएगा, मैं मुख्य ही रचना की बात कर रहा हूँ, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। इस काल में कवि ने पहले गांधीवाद और बाद में मार्क्सवाद से प्रभावित होकर फिर प्रगतिवादी बन जाते हैं। कौन? सुमित्रानंदन पंत। मार्क्सवाद की
भौतिक स्थूलता पंत जी के मूल संस्कारी कोमल स्वभाव से विपरीत थी। इस कारण वह तृतीय सोपान में पुनः जो है मुड़ते हैं और इस काल की जो रचनाएं हैं, माने इस काल के प्रमुख रचनाएं हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, काला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, किरण, अतिमा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस काल में कवि पहले विवेकानंद और रामतीर्थ से बाद में अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। सन 1955 ईस्वी के बाद पंत जी की कुछ रचनाएं कौवे, मेढक आदि पर प्रयोगवादी कविता का प्रभाव है, पर कवि का यह रूप भी सहज न होने से वह इसे भी छोड़ कर अपनी प्राकृतिक स्वाभाविक स्थिति में दोबारा वे लौट जाते हैं, अपने वास्तविक स्थिति में ये सब लौट जाते हैं पंत जी। अब देख लेते हैं इनकी साहित्य में क्या इनका स्थान है। तो पंत जी निर्विवाद रूप से एक सजग प्रतिभाशाली कलाकार थे। इनकी काव्य साधना सतत विकासोन्मुख रही। ये अपने काव्य के बाह्य और आंतरिक दोनों को संवारने में सदैव तटस्थ रहे। प्रकृति के सर्वाधिक सशक्त चितेरे के रूप में आधुनिक हिंदी काव्य में ये सर्वव्यापी रहे। पंत जी निश्चय ही हिंदी कविता के श्रृंगार हैं, जिन्हें पाकर माँ भारती कृतार्थ हुई। इस तरीके से हम लोगों ने